हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट 4 क्लासेस में राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को देखा था, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से राजस्थान के इतिहास में एक वंश और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रतिहार वंश। क्या नाम होगा? प्रतिहार वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, अगर आपको आवाज सही आ रही हो तो एक बार थंब करके बता देना कि आवाज क्लियर आ रही है ना। एक बार बता देना कि आवाज क्लियर आ रही है, उसके बाद देख लेंगे। बता देना कि एक्स्ट्रा आवाजेस आ रही है या आवाज क्लियर आ रही है ना। क्या लिखा है? यस, क्लियर है। चलो ठीक है, क्लियर है तो फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी वॉइस को आप कम कर ले। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, 1890 विलियम वेंटले, 1922 सर जॉन, 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। तो क्या किसके साथ जाना चाहेंगे आप सब लोग? फटाफट, गुड इवनिंग हो चुका है। अब आप एक बार फटाफट एक बार आंसर दे दीजिए, है ना। आंसर दे दो फटाफट, ठीक है। मैं भी चेक कर लेती हूँ आवाज क्या सही आ रही है ना। हाँ, सही आ रही है आवाज, ठीक है। आवाज आ रही है पूरी। चलो, आंसर दो। आवाज आ रही है, मैंने चेक कर लिया है, सही है आवाज। आप फटाफट आंसर दे दो। हमारा आंसर जाएगा क्या? 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। क्या जाएगा? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था। राजपुताना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि राजपुताना मतलब होता क्या है? राजपूतों के लिए, जो राजस्थान के राजपूत शासक वंश था उसके लिए राजपूत शब्द का राजपूताना कहते थे, या राजपूत शब्द उनके लिए प्रयोग में किया जाता था। राजपूत जाति के लिए, राजपूत जाति, या फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान क्षेत्र के लिए, राजस्थान क्षेत्र के लिए किसका प्रयोग हुआ है? राजपुताने का। तो राजपुताना शब्द राजपूत जाति या फिर राजस्थान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि राजपुताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था, सबसे पहले इस शब्द को सिर्फ बोला था। जो पहले के जो मुगल के पहले अंग्रेज जो शासक थे वो राजस्थान को राजपुताना नाम से बोलते थे। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए 1805 में इनका एक शिष्य हुआ था, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किया गया था। इन्होंने क्या किया था? शब्द को सिर्फ बोला था मौखिक रूप से, और लिखित रूप से वर्णन विलियम फ्रैंकलिन ने किया है। लिखित रूप से प्रयोग, लिखित रूप से प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा, ठीक है। जॉर्ज थॉमस, फटाफट देख लो किसी का आंसर आया है कि नहीं आया है। फटाफट बताओ मुझे। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब से ये होगा कि कम से कम तुम्हारे जैसे 1-2 जनों का भी भला हो जाएगा, है ना।
और एक काम कर लिया करो, आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हो, जिसकी वजह से क्लास जैसे लाइव आती है ना तो आप लोगों को पता नहीं चलता। तो एक बार आप ना बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। सीधी सी बात है, ये पूछना चाह रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्राचीन नगर है जिसका वर्णन महाभारत और महाभाष्य दोनों ग्रंथों में मिलता है। तो हमारे ऑप्शंस है कालकोट, रेड, मध्यमिका नगरी या विराटनगर। फटाफट बताओ क्या जाएगा हमारा आंसर। रेड सभ्यता कहां की है, टोंक की है। मध्यमिका नगरी ये क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का है, तो चित्तौड़ का क्षेत्र है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि नगरी जनपद का संबंध किस क्षेत्र से है तो कहां से बताओगे, जिसको पहले मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था, कहां का है, चित्तौड़ का है। नेक्स्ट विराटनगर जो वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है, ये हमारे जयपुर से संबंधित एरिया है। तो फटाफट इसका आंसर बता दो, महाभारत और महाभाष्य ग्रंथों में किसका उल्लेख है। किसी को आंसर आ रहा है, चलो चलो बताओ फटाफट किसको आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन आया है लेकिन आपका डी ऑप्शन इसमें गलत है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने डी ऑप्शन दिया है बट डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन गलत है। एक बार क्वेश्चन को आप पहले देखें और फिर अपना आंसर चेंज कर लें। यहां तो मैं बता रही हूँ कि डी ऑप्शन नहीं है, कुछ एक का डी ऑप्शन आया है बट अपना आंसर चेंज करें क्योंकि डी ऑप्शन गलत है। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। चलो बोलिए बोलिए फटाफट। अच्छा मैम, न्यू स्टूडेंट, ओके, वेलकम है आपका। आप न्यू स्टूडेंट है और आशा करती हूँ आगे भी बने रहेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। आपको पहले एक बार इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, मैं दूसरी बार वापस बता रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें चल रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। तो आप फटाफट आंसर देने की कोशिश करें एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। किसके साथ जाना चाहेंगे आप लोग, एक बार फटाफट सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से मिलता है क्लास का। तो इसका आंसर जाएगा हमारे मध्यमिका नगरी। अगर याद नहीं था कोई बात नहीं है, लेकिन यहां जानने के बाद आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे कि महाभारत और महाभाष्य दोनों का उल्लेख मध्यमिका नगरी जो चित्तौड़ का क्षेत्र था उसमें मिलता है, ठीक है, नगरी जनपद। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है मत्स्य जनपद। अभी याद है, चलो पहले बाद में बताऊंगी, आप पहले इसका आंसर दो। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या शतपथ ब्राह्मण। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। ये कुछ जनपद से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, वो रिपीट हुए, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूं। तो फटाफट आंसर दे दीजिए एक बार कि मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद ग्रंथ में, रामायण में, महाभारत में या शतपथ ब्राह्मण में। बोलो फटाफट, चलो आंसर तो दो यार, आंसर दोगे तभी पता चलेगा ना कि आपको कितना आता है। इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर जरूर देना चाहिए। हाँ, आंसर देना चाहिए। अच्छा हाँ, आंसर आ गया वैसे। चलो एक दो और देना हो तो दे दो, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। मत्स्य जनपद का यहाँ पे इसने सर्वप्रथम पूछा है, इस वजह से ऋग्वेद गया है। फर्स्ट नंबर पे ऋग्वेद में मिलता है और सेकंड महाभारत में मिलता है। मतलब मिला तो ऋग्वेद में भी है और महाभारत में भी है, लेकिन इसने पूछा है पहले के बारे में, इसलिए हमारा आंसर ऋग्वेद जाएगा, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
हाँ, अभी हमारे बीएसटीसी के एग्जाम पास आ रहे हैं ना, तो उसी के लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा, और सब में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, शूरसेन जनपद में सम्मिलित भाग था। शूरसेन, सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि जो प्राचीन काल में जनपद व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग जिसका नाम था शूरसेन, उसमें राजस्थान का कौन सा पार्ट आता था। जस्ट इतना ही पूछ रहा है ये कि कौन सा पार्ट आता था। भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर या चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही या जालोर। तो फटाफट इसका आंसर दो, और ये आंसर देते वक्त अच्छा, आपने पहले बीएसटीसी का पढ़ा था मेरे से, चलो अच्छी बात है। तो इस बार भी क्वेश्चन सही करेंगे ना हम, कंटिन्यू करेंगे इस बार भी, ठीक है, पूरा कोर्स होगा आप लोगों का। तो फटाफट आप एक बार इसका आंसर दो। सूरसेन जनपद, एक का आंसर आया है सी। चलो, और किसी को आंसर देना है? वेट करूं या फिर अपना बताऊं? सी, नेक्स्ट सी। सब लोग सी के साथ जाना चाह रहे हो? लॉक करूं सी को आपके अकॉर्डिंग? लॉक कर दूं? अगर लॉक करवाना तो एक बार यस में जवाब दे दो कि हाँ लॉक कर दो, ये आपके अकॉर्डिंग जा रही हूं मैं। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? फटाफट यस करके बता दो। अच्छा, यस आ भी गया, लेकिन इस बार आपको बताना पड़ेगा कि आपका यस भी गलत हो चुका है, क्योंकि इसका आंसर जोधपुर, बीकानेर नहीं है। सूरसेन भरतपुर, धौलपुर और करौली का एरिया है। मूलतः सूरसेन कहाँ का था? जो सूरसेन जनपद है वो मूलतः यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। आप लिख लीजिए, इसका राजस्थान में कुछ पार्ट आता है। सूरसेन जनपद मूलतः यूपी का है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश का। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी वो क्या थी? मथुरा। क्या थी? मथुरा। अब देखो मैंने बोल दिया यूपी का पार्ट आता है, तो अगर ये पता होता ना कि सूरसेन यूपी से संबंधित जनपद है तो हम फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि इन सब में से ऐसा कौन सा एरिया जो यूपी के टच में आता है? बता दो फटाफट कौन सा एरिया है। तो हमारा आंसर भरतपुर, धौलपुर और करौली है। इनका कुछ क्षेत्र सूरसेन जनपद में आता था, इसकी वजह से यहाँ पे भरतपुर, धौलपुर और करौली हमारा आंसर सही जाएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में एक और देख लेना कि श्री कृष्ण का संबंध भी किससे है? श्री कृष्ण का संबंध किससे? सूरसेन जनपद से, क्योंकि ऑब्वियसली यूपी का पार्ट है ये। चलो, चलो ये बताओ, अभी एक पहला क्वेश्चन गया है कि मत्स्य जनपद में राजस्थान के एकीकरण के समय कौन कौन सी रियासतें आती थी। चलो ये बताओ फटाफट, इसका आंसर तो देना पड़ेगा कि राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य में जो क्षेत्र था उसमें कौन कौन सी रियासतें आती थी। इतना बता रही हूँ, 4 आती थी। अब 4 का आंसर आप लोगों को देना है। अच्छा, शुरू कर रहे हो देना? चलो फटाफट दो। मैं बता देती हूँ कौन कौन सी आती थी। वैसे सही आंसर है आपका मत्स्य जो क्षेत्र है उसमें सीधी सी बात थी, आता कौन है? आप इस तरह से याद रखेंगे, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, ए बी सी डी याद रखनी है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन
ये क्षेत्र अभी वर्तमान में, अगर मेरा जो क्वेश्चन था वो सूरसेन से था तो वहां पे क्या आंसर क्या आएगा, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, क्या आंसर दिया आपने, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एबीसीडी। जी, एबीसीडी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। पृथ्वी, अच्छा क्वेश्चन तो आ चुका है, पढ़ना है हमें। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। जो राजपूत जो थे राजस्थान के, उनकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बोलते हैं। तो उसी से संबंध में हमें पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो जो एक ग्रंथ है किसका, चंद्रबरदाई का, उसके अनुसार उत्पत्ति किससे मानी गई है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना अगर आता है तो। आकाश से, अग्निकुंड से, सूर्य से, ये सूर्य है ना, या फिर चंद्रमा से। चलो आंसर दो फटाफट। किससे मानी उत्पत्ति, चलो बताओ किसके साथ जाना चाहोगे। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो किसका है, सबसे पहले तो ये पता करते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है, चंद्रबरदाई का, चंद्रबरदाई। ये इनके किनके कवि थे, किस राजपूत शासक के कवि थे और दोस्त भी थे, यानी मित्र थे किसके, पृथ्वीराज थर्ड के, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान की बात कर रही हूं मैं, जो कहां के शासक थे, अजमेर के। कहां के हुए हैं, अजमेर के। इनके मित्र थे चंद्रबरदाई, और उन्होंने इसी के काल में यहाँ पे पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो चलो बताओ, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रबरदाई का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। याद रख लेना आप लोग कि चंद्रबरदाई का कहना है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। इनका ये मत था, इनका कहना था कि जब आबू पे गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में जो अग्नि हवन कुंड था उसकी जो अग्नि है उससे 4 राजपूत वंश निकले हैं। कौन कौन से 4, प्रतिहार, पहला है प्रतिहार, दूसरा परमार, प्रतिहार परमार, तीसरा है चौहान और लास्ट चालुक्य। चौथा वंश है चालुक्य या फिर सोलंकी, चालुक्य या फिर सोलंकी। तो इनका जो मत है वो किसकी तरफ झुका हुआ है, अग्निकुंड की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं और उसकी भाषा बदलकर भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। देख लीजिए, क्वेश्चन की बस भाषा चेंज की है इन्होंने। पहले कुछ और पूछा था, अब कुछ और पूछ लिया है ना, लेकिन अपने को तो आंसर देना है, फटाफट आंसर दे देना। श्री गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्रबरदाई या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा, किसके साथ जाना चाहेंगे आप लोग। इससे पहले ही पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी थी आप लोगों को, तो इसका आंसर तो गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना। कोई गलत नहीं देगा इसका आंसर, सब सही देंगे। तो फटाफट आंसर दे दो कि अग्निकुंड की उत्पत्ति की सहमति कौन देता है, कौन है इसका इतिहासकार। कोई आंसर दे रहा है, काजोल, ओझा। अरे यार, पहले का क्वेश्चन देखो, उसमें मैंने डिटेल दी है, आप गौरीशंकर ओझा को कैसे टिक कर सकते हो। अग्निकुंड की मैंने पहले बताया, इसने पूछा भी क्या है, राजपूतों की अग्निकुंड को। जी, अब आपका आंसर सही आया है चिराग, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, आंसर चेंज कर सकते हो, यहाँ फैसिलिटी है, लेकिन वहां पे टिक करने के बाद फैसिलिटी नहीं होती है ना, इसलिए एक बार सोच के आंसर दें।
सही है आपका आंसर। जो आपने आंसर दिया है कवि चंद्रबरदाई। अग्निकुंड पृथ्वीराज थर्ड के कवि मित्र माने जा सकते हैं और इन्हीं के साथ भी इनकी मृत्यु होती है ना, कवि चंद्रबरदाई की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? चलो ये बताओ कि हूण शासकों से, ये विदेशी है, हूण क्या है? विदेशी है। तो हूण शासक से कौन बताता है? कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर या डॉक्टर दशरथ शर्मा? अग्निकुंड से बताया चंद्रबरदाई ने, लेकिन हूण कौन बोलता है इनको कि राजपूत है ना, हूणों की संतान है, ये किसके द्वारा कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है और इनके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो हमें याद रखने ही पड़ते हैं कथन कि कौन कैसे बोलता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 लगा के सामने इसका ऑप्शन दे दो कि ए बी सी डी, इस तरह से आंसर देना है आप लोगों को। 7 के आगे किसके साथ जाना चाहेंगे आप लोग? राजपूतों को हूणों की संतान किसके द्वारा कहा गया? किसके साथ जाएंगे? कोई दे रहा है आंसर? एक बार पहले आप, अच्छा डी सी सी, अच्छा इसमें आंसर करेक्ट हो चुका है कि गलत होगा फिर से? क्या लगता है? चलो मैं बता देती हूँ कि हूणों की संतान वी ए स्मिथ के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? वी ए स्मिथ। 7 में डी नहीं होगा, 7 का आंसर जाएगा हमारा बी। हूणों की संतान विदेशी संतान किसको मानता है? वी ए स्मिथ मानते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर 7 में जाएगा 2। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? हूण का मान चुके हैं वी ए स्मिथ, अब ये पूछ रहा है शक या सीथियन, किसने कहा है? सीधी सी बात है, ये पूछना चाह रहा है। सी एम वैद्य, गोपीनाथ शर्मा, जेम्स टोड या चंद्रबरदाई? फटाफट इसका आंसर दे दें अब आप। कालीबंगा को थर्ड कैपिटल कहा दशरथ शर्मा ने, तो हाँ, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। ये फैक्ट सही है और ये इसकी चर्चा हमने कल वाले लेक्चर में की थी। अच्छा है, कुछ तो याद है कल वाला आप लोगों को। चलो अच्छी बात है। अब आप 8 का आंसर देंगे कि 8 का आंसर क्या जाएगा? इतिहासकार राजपूतों को शक अथवा शीतियन जाति के वंशज किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने है। सीएम वैद्य, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड या चंद्रबरदाई? चंद्रबरदाई ने तो क्या कहा था? चलो ये तो हमें पता है कि चंद्रबरदाई ने तो क्या कहा, अग्निकुंड का। ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया। और वी ए स्मिथ ने हूण कहा है। उस वक्त ऐसा कुछ नाम आया था क्या? कोई आंसर देना चाह रहा है? किसके साथ जाएंगे आप? में ए के साथ जा रहे हैं। आप भी ए के साथ जा रहे हैं। चलो देखते हैं सही है या कैसा है आपका आंसर, है ना। इसका हमारा करेक्ट आंसर है कर्नल जेम्स टोड। क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है। इनका कहना है कि राजपूत या तो शक, हूण भी विदेशी जाति है, शक भी विदेशी है, या फिर कुषाण या फिर सीथियन। ये तीनों जातियों के नाम कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिए गए थे। किसके द्वारा लिए गए थे? कर्नल जेम्स टोड। हूण, शक, कुषाण या सीथियन विदेशी जातियों के वंशज माना है कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को। इसका भी करेक्ट कर लेना आंसर, अगर दिमाग में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो, है ना। इसका आंसर फटाफट करेक्ट कर लेना कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद अब आपको आ जाए। ये भाल्व नहीं साल्व है ना, शाल्व जन है, ये इस तरह से होगा, ये शाल्व है। शाल्व जनपद राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित था?
ऑप्शन है अलवर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ या जालोर। इसका किसके साथ जाना चाहोगे? चलो यार फटाफट एक आंसर तो सही दो। इसका मैं मान सकती हूँ कि शायद आप सही दे दें, शायद, या कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि सही दे दोगे। कि शाल जनपद राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित था? अलवर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ या जालोर। 9 में दिया है आपने डी, और एक ऑप्शन आया है गंगानगर। चलो और दो, और आंसर दो, वेट करती हूँ। और किसके साथ जाना चाहेंगे? अलवर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ या जालोर, किसके साथ जाओगे? किसके साथ जाएं ये बता दो। चलो अब मैं ही चली जाती हूँ कि साल्व जनपद अलवर क्षेत्र को कहा जाता था। शाल्व जनपद में राजस्थान का अलवर क्षेत्र आता था। कौन सा आता था? अलवर। अलवर का भी उत्तरी भाग। अब ये मत कहना कि वो तो मैम उसमें था, लेकिन राजस्थान के कुछ कुछ क्षेत्र, जैसे किसी का उत्तरी भाग, किसी का पश्चिमी भाग, किसी का दक्षिणी भाग, इस तरह से आंसर्स हैं। तो साल्व जनपद अलवर क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, ये को तो पता ही है ना। नगरी, मध्यमिका, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, अही, छत्रपुर। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लॉक कर देती हूँ अलवर। शाल्व जनपद अलवर, सूरसेन, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, अगला, जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? अब आंसर सही आना चाहिए। जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, मथुरा, नगरी या ही छत्रपुर। बता दो क्या राजधानी थी, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 तो गया, अब 10 का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है, तो 10 लिख के उसके आगे एबीसीडी लगाइए फटाफट। जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। विराटनगर, मथुरा, नगरी या अही छत्रपुर, जांगल प्रदेश। किसी ने दिया है आंसर? आंसर आने शुरू हो गया। आंसर आना शुरू हो गया, एंड आई होप कि आपके आंसर सही है इस बार। ठीक है, जांगल प्रदेश, अही छत्रपुर। जांगल प्रदेश के नाम से जांगल जो जनपद था, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो क्षेत्र है, जांगल क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर और नागौर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर नागौर जो है वो अही छत्रपुर कहलाता है, अही छत्रपुर। ठीक है, यहां लिख लेना नागौर। क्या लिखेंगे हम? नागौर। कौन सा? जांगल प्रदेश। नगरी मध्यमिका हो जाएगी शिवी जनपद। कौन सा? शिवी, चित्तौड़ वाला शिवी जनपद या मध्यमिका नगरी। ठीक है, चित्तौड़ वाला क्षेत्र। मथुरा, सूरसेन, और विराटनगर वाला बेराट वाला एरिया। ठीक है, जो मत्स्य जनपद है। क्लियर? सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अगला क्या कमेंट आ रहा है आप लोगों का? कपिल वर्मा सीकर से, नमस्ते मैम। नमस्ते। आप आज तो आप लेट हो गए। लगता है आपने सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला था क्लास स्टार्ट होने का, है ना। देखिए हम 10वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो एक काम करिए, आप नोटिफिकेशन के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे क्लास लाइव आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अगला कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। 10वें का आंसर किसके साथ गए थे हम लोग? अही छत्रपुर। जांगल प्रदेश के नाम से अही छत्रपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व था? सीधी सी बात है, ये पूछना चाह रहा है कि 8वीं और जो 10वीं शताब्दी थी उस वक्त राजपूत वंश कौन सा था? चावंड, चावंड या हाँ चावंड लिख लीजिए या चावड़ा लिख लीजिए, प्रतिहार वंश, भाटी वंश या फिर परमार वंश। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में कौन सा राजवंश था राजस्थान में? किसने रूल किया था? चलो फटाफट आंसर दो। 11 लगा के ABCD लिखनी है अपने को, है ना? 11 लगा के ABCD जो भी हमारा आंसर है उसके ऊपर हमें क्लिक करना, फटाफट दो। क्या था? किसके साथ गए आप लोग? 11 में B एंड काजोल ऑल्सो B। सब B के साथ ही कंटिन्यू करोगे? चला तो आगे चलते हैं। चलो बता देती हूँ इसका आंसर, सही दिया है आपने, प्रतिहार वंश। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में प्रतिहार वंश रूल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहार को गुर्जर कहा गया है? मतलब सीधी सी बात है, प्रतिहार हो के आगे गुर्जर लगता है, अपन इस तरह से बोलते हैं ना, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। नीलगुंड, देवली, रामनपुर या करहाड़? 4 अभिलेख हैं, इसमें से चूज करना है कि किसमें प्रतिहार को गुर्जर कहा गया है। प्रतिहार को गुर्जर किसमें कहा गया है? चलो आंसर दो फटाफट। बोलो। कपिल वर्मा 12 में ए, मतलब आप ए के साथ जाना चाह रहे हैं, मतलब आप ए और दे को ही मान रहे हैं ना, कि आप बोलना चाह रहे हैं ए और दे। और कोई ऑप्शन? फटाफट दो यार आंसर, थोड़ा सा। कोई और देना चाह रहा है क्या यार? कपिल वर्मा दे चुके हैं, काजोल भी दे चुके हैं। 12 में देना है ना, 11 तो हो चुका है, 12 में मैं बता देती हूँ इसका आंसर जाएगा 4, मतलब डी। नीलगुंड में भी कहा गया, देवली में कहा गया और रामनपुर में भी कहा गया और करहाड़ में भी, ऑल आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, हमारा आंसर जाएगा डी। अब चलो ये बता दो कि प्रतिहार का मतलब होता क्या है। चलो प्रतिहार वंश आ ही गया है ना, तो हम प्रतिहार का पहले पता कर लेते हैं कि प्रतिहार शब्द का मतलब क्या होता है। प्रतिहार शब्द का मतलब क्या होता है? 12 में बी, जी, बी नहीं डी। 12 में आंसर जाएगा आपका डी, ए, बे, से और द, चारों ऑप्शन करेक्ट है इसमें, है ना? ए, बे, से, द। चलो प्रतिहार जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रतिहार का? चलो ये बताओ फटाफट। तो मैं बता देती हूँ आपको कि प्रतिहार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है द्वारपाल, द्वारपाल। और ये जो प्रतिहार वंश है ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। कौन सा? भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताते हैं अपने आप को, इसलिए इन्होंने अपना नाम प्रतिहार रखा है, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो भगवान राम के क्या थे? प्रतिहारी थे ना। प्रतिहार का होता है मतलब क्या बोलते हैं, गेट के बाहर या द्वार के बाहर खड़े होकर हमारी रक्षा करने वाला। तो जो भगवान लक्ष्मण जो थे वो भगवान राम के क्या थे? द्वारपाल ही थे। इसलिए प्रतिहार वंश बोलता है कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ कि जो मोहनोत नैंसी है इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं बताई है? तो 26 शाखाओं का वर्णन किया है। लिख लीजिएगा, ये फैक्ट है। मोहनोत नैंसी के द्वारा, मोहनोत नैंसी के द्वारा गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं का वर्णन किया गया। कितना? 26 शाखाएं बताई गई है, 26 शाखाएं गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, इसमें भी इन्होंने सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा बताई है मंडोर की शाखा।
कौन सी बताइए? प्राचीन और महत्वपूर्ण। प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा है मंडोर की शाखा। कहाँ की? मंडोर की। मंडोर जो कहाँ का एरिया है वर्तमान में? जोधपुर का। और पहले इसे मांडेपुर के नाम से भी जाना जाता था, मांडेपुर। ठीक है। 26 शाखाओं का वर्णन मोर्नट नैन्सी के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखाएं हैं ये, याद रख लेना। द्वारपाल, हाँ, जो द्वार पे खड़े होकर हमारी रक्षा के लिए बाहर खड़े रहते हैं ना, वो द्वारपाल कहलाते हैं। क्लियर ये फैक्ट? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में एक फैक्ट तो आपको बता दिया कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसका संस्थापक आदि पुरुष किसे माना जाता है? राजा हरिश्चंद्र को। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हरिश्चंद्र ने अपनी पहली राजधानी कहां बनाई थी? मेड़ता, झालोर, भीनमाल या मंडोर? फटाफट आंसर देना। 13 लगा के 13 में क्या जाएगा? बताओ, हरिश्चंद्र ने किसे अपनी राजधानी बनाया है? हरिश्चंद्र ने किसे अपनी राजधानी बनाया है? मेड़ता, झालोर, भीनमाल या मंडोर? थर्टीन कोई दे रहा है आंसर 13 का? फटाफट बताओ, कोई आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है? 13 का आंसर फटाफट बता दो। एक बार ट्राई तो करो, आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो इसका आंसर निकाल पाओगे कि हरिश्चंद्र जो प्रतिहार वंश का संस्थापक था अपनी राजधानी सर्वप्रथम कहां बनाता है? प्रतिहार वंश का आदि पुरुष संस्थापक हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है। किसी ने आंसर दिया? मंडोर जी, सही है आपका आंसर, मंडोर। तो याद कर लेना कि संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासकों में जी, मंडोर। रावण की चौरी कहां बनी हुई है? मंडोर में। मंदोदरी कहां की राजकुमारी थी? मंडोर की। मंडोर कहां आता है? जोधपुर में आता है, इसलिए उसे रावण की चौरी वहीं पे बनी हुई है जहां रावण ने विवाह किया था। किससे? मंदोदरी से। जी। अब आप इसका आंसर दीजिए कि रोहिल्दी के नाम से किस शासक को जाना जाता था? ऑप्शंस हैं रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र या फिर महेंद्रपाल। फटाफट बताओ कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। मिहिर भोज, रज्जिल और हरिश्चंद्र में से किसे लॉक करूं? फटाफट बताओ। 14 करके आपको आंसर देना है। 14 में क्या जाएगा आंसर? फटाफट दे दो एक बार। क्या आंसर जाएगा 14 में? रोहिल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं। रोहिल्दी की उपाधि हरिश्चंद्र को दी गई थी। किसे? हरिश्चंद्र को लॉक करेंगे हम यहाँ पे। प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक, प्रतिहार का संस्थापक या आदि पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र। ये एक ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने की वजह से इन्हें वेदों और पुराणों का ज्ञान था। वेदों और पुराणों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, जिसकी वजह से इन्हें रोहिल्दी की उपाधि दी जाती है, क्योंकि रोहिल्दी का अर्थ ही यही होता है, वेदों और पुराणों का ज्ञान। और वो किसे था? हरिश्चंद्र को था। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? हरिश्चंद्र। इनकी 2 पत्नियां थी, एक थी क्षत्रिय और एक थी ब्राह्मण। ठीक है। जो क्षत्रिय रानी थी उससे 4 पुत्रों का जन्म होता है, जिसमें से तीसरा होता है रज्जिल। जो रज्जिल आएगा वो ही अगला शासक बनेगा। ठीक है। आदि पुरुष रोहिल्दी, 2 चीजें हरिश्चंद्र के बारे में हमें याद रखनी है।
कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? सीधा सा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि प्रतिहारों में से कौन सा था शासक जिसने त्रिपक्षीय युद्ध में पार्टिसिपेट किया, है ना। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत? किसके साथ जाना चाहोगे? किसके साथ जाना चाहोगे? चलो बताओ फास्ट फास्ट। चलो बताओ। हम जाएंगे गुर्जर प्रतिहार के साइड, है ना। तो देखो, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन कहाँ का शासक होता है? कन्नौज का। हर्षवर्धन शासक होता है कन्नौज का। 651 ईस्वी के समथिंग इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए सारी तरफ से राजा आते हैं। तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार का एक शासक होता है वत्सराज। वत्सराज क्या करता है? कन्नौज पे अधिकार कर लेता है ना। जैसे वत्सराज कन्नौज पे अधिकार करेगा तो एक आएंगे राष्ट्रकूट, एक आएगा, ये राष्ट्रकूट है दक्षिण के, है ना। और उधर से आ जाएगा पाल वंश, इसको यहां से ले आते हैं। दक्षिण लिखा है ना मैंने, इसलिए इसको अपन नीचे से लाएंगे। राष्ट्रकूट को कहां से लाएंगे? ये रहा हमारा कन्नौज, दिल्ली के आसपास का एरिया। और यहां से लाएंगे हम, दक्षिण से लाएंगे राष्ट्रकूट को। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। एक हो गया पाल वंश उत्तर से। और यहां से हमारे राजस्थान से कौन जाएगा? प्रतिहार वंश। तो इस तरह से अगर आ जाए कि कौन कौन से वंश पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, तीन वंशों के बीच में, इसलिए इसे बोला जाता है त्रिपक्षीय युद्ध। तीन पक्ष हो चुके हैं ना कन्नौज पे अधिकार करने के लिए। यहां से जाएगा वत्सराज, वत्सराज। पाल से आएगा धर्मपाल, धर्मपाल। और राष्ट्रकूट से आएगा ध्रुव। ठीक है, क्लियर। तो गुर्जर प्रतिहार वंश त्रिपक्षीय युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। 16 आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। देखो, एक पढ़ी थी शिवानी, नमस्ते जी, नमस्ते। और सही है आपका आंसर बी। चलिए फटाफट अगला आंसर दीजिए आप। बी हो चुका है उसमें। अब मैं पूछ रही हूँ अगले क्वेश्चन की, जो है अपना ऑप्शन क्वेश्चन 16। आदिवरा की उपाधि किसे दी जाती है? परमार भोज को, मिहिर भोज को, पृथ्वीराज चौहान को या विग्रहराज चतुर्थ को? अब हमें इसका आंसर देना है कि आदिवरा की उपाधि किसे दी जाती है। जी, आंसर आ चुके हैं कि आदिवरा की उपाधि किसे दी जाती है। और चलो ये बता दिया कि आदिवरा की उपाधि दी जाती है, तो ये बता दो कि इसकी जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है। ठीक है, कौन से अभिलेख में आदिवरा की उपाधि मिलती है? जी, आपका आंसर मुझे दिख चुका है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि कौन सा अभिलेख में जानकारी मिलती है आदिवरा की उपाधि की। ये आपसे ही पूछ रही हूं मैं। तो आदिवरा की उपाधि दी जाती है मिहिर भोज को। किसे दी जाती है? मिहिर भोज को। जी, करेक्ट आंसर है आपका, मिहिर भोज को आदिवरा की उपाधि। जानकारी ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, परमार भोज है नहीं, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जो आएंगे वो थर्ड हैं। चलो ये बताओ, विग्रहराज चतुर्थ को कौन सी उपाधि है?
कौन सी उपाधि मिली है? किसका पूछ रही हूं मैं? पृथ्वीराज थर्ड और विग्रहराज चतुर्थ को। अच्छा, संयोगिता वाले। अच्छा, ये तो याद है आपको कि पृथ्वीराज चौहान, जी हाँ, ये जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, इनकी पत्नी थी संयोगिता, जो जयचंद गढ़वाल की क्या होती है? पुत्री होती है। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इनसे गंधर्व विवाह किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने। कौन सा अभिलेख? ग्वालियर अभिलेख। जी, ग्वालियर अभिलेख में हमें मिहिर भोज को आदिवरा कहने की उपाधि मिली है। ठीक है। कटी बांधव या कटी बंधु की उपाधि किसे दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। राजधानी कौन बना रहा है? जालोर को बना रहा है। और कौन बनाएगा वो आप बताओगे कि कौन बनाएगा? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल सेकंड? फटाफट 17वें का आंसर दो कि जालोर को अपनी राजधानी कौन बनाता है। बिसल देव। जी, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव और कटिबंधु की उपाधि दी जाती है क्योंकि ये खुद भी एक कवि रहते हैं, है ना। अब इसका आंसर दो। जालोर को राजधानी बनाने वाला कौन है? फर्स्ट, सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट या महेंद्रपाल सेकंड? जी, आपके आंसर्स आ चुके हैं। किसके साथ जाएंगे हम लोग? हम जाएंगे नागभट्ट फर्स्ट के साइड। नागभट्ट फर्स्ट सबसे पहले मंडोर से अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता लाता है। कहाँ लाता है? मेड़ता लाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेड़ता को कौन बनाता है? वो भी नागभट्ट। फिर मेड़ता से अपनी राजधानी झालोर को विजय करके, झालोर का क्षेत्र क्या? भीनमाल। भीनमाल को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने क्या किया था? अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, तो वास्तविक संस्थापक। इसके अलावा नागावलोक, इसके दरबार को नागावलोक कहा जाता था। ठीक है। राम का अवतार, राम का अवतार, ये सब उपाधियां नागभट्ट फर्स्ट की है। ये अब झालोर को अपनी राजधानी बनाता है। मंडोर से मेड़ता, जी करेक्ट बोला आपने, मंडोर से मेड़ता। अगला क्वेश्चन हो गया ये करेक्ट। महेंद्रपाल द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बारे में एक फैक्ट लिख लीजिए कि इन्होंने सबसे पहले परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है। और ये अपनी राजधानी कन्नौज तक लेके जाता है। कौन? नागभट्ट द्वितीय। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था? अब ये पूछ रहा है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है। आप पहले गुड इवनिंग के साथ साथ इस 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए फटाफट कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल या राजपाल पढ़ा जाता है इसे, महेंद्रपाल सेकंड या महिपाल? किसके साथ जाना चाहेंगे आप? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? यशपाल, राजपाल, महेंद्रपाल या महिपाल?
जी, जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि वहां से क्या निकलता है, ग्रेनाइट निकलता है। तो चलो ग्रेनाइट बता ही दिया, तो ये बता दो यशपाल, यशपाल यशपाल, चलो ये बताओ कि ग्रेनाइट सिटी तो हम जालौर को कहते हैं, लेकिन धातु नगरी किसे कहते हैं? मेटल सिटी धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? धातु नगरी का आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। ग्रेनाइट सिटी बता दी है, सही है, क्या आंसर दोगे? यशपाल, यशपाल ठीक है, ग्रेनाइट आ रहा है आंसर कि धातु नगरी किसे कहते हैं? सही है, धातु नगरी के नाम से नागौर को जाना जाता है और ग्रेनाइट सिटी के नाम से झालोर को जाना जाता है। अच्छा ये बताओ कि पूर्व के वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? क्योंकि पेरिस तो सबको पता है ना, लेकिन वेनिस किसे कहते हैं ये बता दो आप एक बार, कि पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? जी सही है, पूर्व का वेनिस लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। इसका आंसर क्या जाएगा? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक हम लोग करेंगे यशपाल को। किसे लोग करेंगे? यशपाल को लोग करेंगे, अंतिम शासक था ये, ठीक है। और राज्यपाल, इसके बारे में एक फैक्ट याद कर लेना कि ये भाग गया था, किसको? महमूद गजनवी का जब आक्रमण होता है, किसके ऊपर? प्रतिहार वंश के ऊपर। उस वक्त शासक होता है राजपाल, और ये क्या करता है, इसके डर से ही भाग जाता है, ठीक है। इसके भागने की वजह से भारत के प्रमुख राजा, बहुत सारे राजा जितने भी थे उस समय के, सबने मिलकर इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। किसकी? राज्यपाल या राजपाल की हत्या की गई थी। इसके बाद महमूद गजनवी को हराने वाला इनका अगला शासक कौन होगा? त्रिलोचन पाल। क्या होगा? त्रिलोचन पाल। याद रख लेना कि महमूद गजनवी को कौन हराता है युद्ध में? त्रिलोचन पाल हराता है। और किसको मारते हैं? राजपाल को मारते हैं। अंतिम शासक यशपाल होता है, और महिपाल क्या होता है? महेंद्रपाल का ही क्या होता है? फर्स्ट है ये, महिपाल फर्स्ट है, ये महेंद्रपाल सेकंड है, ठीक है। ये इनका पुत्र होता है। महेंद्रपाल द्वितीय के बारे में, इन्होंने भी परम भट्टारक महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, और पहली उपाधि धारण करता कौन था? नागभट्ट सेकंड था। व्हाइट सिटी उदयपुर, पेरिस उदयपुर, वेनिस जयपुर। जी पेरिस तो जयपुर है, आपने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, पेरिस जयपुर है और वेनिस पूछूंगी तो उदयपुर आंसर जाएगा, ठीक है। येलो सिटी एंड व्हाइट सिटी, तो नेक्स्ट ब्लू सिटी भी बताइए दो फटाफट फिर। जब दो सिटी लिखी दी है तो ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है राजस्थान में? या करेक्ट, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। ये हो चुका है हमारा। लिखो नागभट्ट सेकंड के बारे में लिख लेना एक फैक्ट। नागभट्ट सेकंड, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक, कन्नौज को राजधानी, कन्नौज को राजधानी। इसकी वजह से जैसे वो कन्नौज जीत लेता है, परम भट्टारक महाराजा धीराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक। और सेकंड ग्रहण करने वाला शासक कौन होता है इसी उपाधि को? महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल नहीं मिले तो एक बार देख लेना, महिपाल भी हो सकता है, ठीक है, महिपाल। ये हो चुका है, किसी ने आंसर दिया है? अर्जुन सिंह मना, जोधपुर। जी ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, सही बताया आपने। ये हो चुका है अंतिम शासक। 19वां क्वेश्चन, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि कौन था? महेंद्रपाल प्रथम ने उपाधि धारण की थी सेकंड, है ना। और यहाँ पूछा है कि महिपाल, इन सबका दरबारी कवि के बारे में पूछा है। ऑप्शन है विल्हण, कल्हण, राजशेखर या हरिभद्र। तो ऑप्शन फटाफट देख लो, उसके हिसाब से आंसर दे दो कि महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल इन दोनों के बीच में, उसके बाद जो महिपाल के अगला आएगा वो महेंद्रपाल सेकंड होगा, बीच में महिपाल एक एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। इनके समय कौन सा दरबारी कवि था?
किसके साथ जाना चाहोगे आप? कोई जा रहा है आंसर? दो फटाफट। 19वें का आंसर क्या देना चाहोगे कि इनका दरबारी कवि कौन था? किसके साथ जाओगे? आंसर आना शुरू हो गए जी, आंसर आना शुरू भी हो गए हैं। तो फटाफट आंसर, फटाफट दो, एक दो जने और दे दो। अच्छा, ये जिसने भी आंसर दिया है वो इनकी एक दो ना ग्रंथ के नाम बता दो कि इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है। जिसने बता दिया ना आंसर उनसे कह रही हूँ, जिन्होंने नहीं बताया वो आंसर बताएंगे, और जो जिन्होंने बताया वो एक दो ग्रंथ के नाम बताओ। आंसर दिया ना उन्हीं के ग्रंथ के नाम पूछ रही हूं मैं। आंसर बता देती हूँ, राजशेखर। क्या आंसर जाएगा? राजशेखर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महीपाल, इन दोनों के समय कवि होता है राजशेखर। चलो, राजशेखर की एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताओ जो इसको सबको पता होना चाहिए। सुपर क्लास जी, फटाफट एक आंसर दो कि राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है। चलो, एक का तो नाम बता दो कि राजशेखर ने कौन से ग्रंथ की रचना की है। चलो मैं बताती हूँ, इनके ग्रंथ देख लेना। सबसे पहले कपूर मंजरी। कपूर मंजरी किसके समय? महेंद्रपाल फर्स्ट के समय। राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती मंजरी के कहने पर, इनकी जो वाइफ थी अवंती मंजरी नाम था उसका, उनके कहने पर इन्होंने कपूर मंजरी की रचना की थी महेंद्रपाल फर्स्ट के समय। काव्य मीमांसा, है ना, काव्य मीमांसा। हरविलास, काव्य मीमांसा, हरविलास, कपूर मंजरी, बाल भारत, बाल भारत और बाल रामायण, ये 5 ग्रंथ हो गए इनके। भारत पांडवों के संबंधित थी बाल भारत, ठीक है, पांडव विजेता के नाम से इन्होंने लिखी थी। तो ग्रंथ लिख लेना इनके, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, बाल भारत और बाल रामायण, इनके द्वारा, राजशेखर के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं ये। चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो एक बार थंब सेंड कर देना कि हाँ क्लियर हो चुका है। फटाफट एक बार थंब सेंड कर दो। क्लियर है? अगला, चलो, एक में अगर ये आ ही गया है ग्रंथ का नाम, यहाँ पे राजशेखर आया है, चलो अगर किसी को ये आता तो इसका आंसर दो कि वत्सराज जो शासक था हमारा, वत्सराज, इसके समय कौन था? कौन कवि था वत्सराज के समय? वत्सराज के समय कौन था कवि? बताओ फटाफट। हाँ, चलो आ गया था। हम एक बार बता दो वत्सराज के समय कौन होता है? अच्छा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, हाँ ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया, अच्छी बात है। तो यहाँ था एक उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी, और एक था जिनभद्र सूरी, ठीक है। ये दोनों किसके समय थे? वत्सराज के समय। इसके अलावा ये किस, वत्सराज कौन से धर्म को मानता था? तो वत्सराज शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि इन्होंने महावीर स्वामी के एक मंदिर का निर्माण करवाया था, महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण, महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण वत्सराज के द्वारा करवाया गया, जो प्राचीन समय में पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है, और ये किसका अनुयायी था? शैव धर्म का। अच्छा, शैव धर्म का अनुयायी आ ही गया है, तो ये बताओ कि जो मिहिर भोज था,
ये भी आ गया। तीसरा फैक्ट भी देख ही लेते हैं। मिहिर भोज कौन से धर्म को मानता था? मिहिर भोज कौन से धर्म को मानता था, मतलब किसका अनुयायी था ये? फटाफट इसका आंसर दे दो कि मिहिर भोज किसको मानता था। सिर मत पकड़ो और फैक्ट को याद करो, फैक्ट को याद करो। चलो बताओ, मिहिर भोज कौन से धर्म का अनुयायी था? फटाफट बता दो, है ना। मिहिर भोज कौन से धर्म का अनुयायी था? अरे लिखो यार फटाफट, कोई तो धर्म होगा, मिहिर भोज किसी को तो मानता होगा। जैसे हमने देखा था कल कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, हमने देखा है कि वसराज जो शासक है वो शैव धर्म को मानता था, तो उसी प्रकार मिहिर भोज किसका अनुयायी था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किसका था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और ये विष्णु का उपासक था। विष्णु उपासक कौन? मिहिर भोज। हम हर वंश को जब पढ़ते हैं ना तो किसी ना किसी के बारे में ये पढ़ते हैं कि मारवाड़ का पितृहंता या फिर मेवाड़ का पितृहंता। तो इसी प्रकार से जैसे हम पढ़ेंगे कि प्रतिहार वंश का पितृहंता कौन सा शासक था। तो चलो ये बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है, फिर हम कंटिन्यू आगे सीरीज देखते रहेंगे, है ना। बता दो फटाफट, किसे कहा जाता है मारवाड़ का पितृहंता, किस शासक को कहा जाता है? जैन नहीं, जैन नहीं है, ये लिख लेना। वैष्णव धर्म और विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का। इसका आंसर दो कि मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है। किसे कहेंगे मारवाड़ का पितृहंता? ये तो सबको आता है, तो दे दो फटाफट आंसर। कोई दे रहा है? तो मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है। अब ये इसको मिटाते हुए हम एक अगला ही लिखते हैं, इसका आंसर बाद में देंगे, पहले लिखते हैं अपन मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ और पितृहंता शासक, है ना, सबके कंटिन्यू करेंगे। एक दो के आप बताओ पहले कि मारवाड़ का कौन हो गया? मालदेव हो गया, ठीक है। इसके बाद मेवाड़ का बताओ, मेवाड़ का पितृहंता कौन है? तीसरा प्रतिहार का बताओ, प्रतिहार का पितृहंता कौन है? और साथ ही साथ चौहानों में भी बता देना, चौहान। सबके पितृहंता शासक के बारे में जानकारी लेनी है ना। रघुवीर जी मीणा मालदेव, जी सही आंसर है आपका, मालदेव आपने बताया है। हाँ, मालदेव कहाँ का है? मारवाड़ का है जी। तो अब मारवाड़ के साथ साथ हमें मेवाड़ का भी पता करना है कि मेवाड़ में ये मालदेव किसकी हत्या करता है। इनके पिता कौन होते हैं मालदेव के? राव गांगा, ठीक है। और मेवाड़ का पूछा जाए तो हमारा आंसर किसकी तरफ जाएगा? जी, उदा। किसकी हत्या करता है? उदा कुंभा की, है ना। प्रतिहारों में बता दो कि प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक कौन है। सही आंसर दिया आपने। अब आप ये बताएंगे कि प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है। फटाफट आंसर दो इसका भी, जैसे पहले के सही आंसर दिए आप लोगों ने। प्रतिहार वंश का कौन होगा? मिहिर भोज, मिहिर भोज ये रामभद्र की हत्या कर देता है। तो प्रतिहार वंश का पितृहंता मिहिर भोज हो गया। और चौहानों का जगदेव, जग्गा,
ठीक है, ये हमने पढ़ लिए सबके पितृहंता शासकों के बारे में। मालदेव मालदेव मालदेव, सही है। ठीक है, अब ये बताओ किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या मिहिर भोज सेकंड? किसके समय ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई? ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय लिखी गई? जगदेव जी, सही दिया आपने आंसर। क्या बोला आपने? जिसने अपना पिता गंगा की हत्या की थी, जी अपने पिता गंगा की हत्या करता है मालदेव, है ना। और मालदेव ही क्या होता है? पितृहंता होता है। तो अब ये बताओ कि ग्वालियर प्रशस्ति किस राजा के समय लिखी गई है? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोजदित्य? किसके साथ जाना चाहेंगे आप? सी, आप जा रहे हो वत्सराज के साथ। और कोई अपना ऑप्शन देना चाहेगा? ठीक है, मैं आंसर बता देती हूँ इसका, याद रख लेना, भोज प्रथम। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज प्रथम के समय की गई थी। और भोज प्रथम के नाम से किस शासक को जाना जाता है? एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि भोज प्रथम के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो किसका आंसर दोगे आप? क्या आंसर दोगे? या पूछा जाए कि आदिवरा की उपाधि किस शासक को दी गई, तो इस ऑप्शन में से आप किसके साथ जाएंगे कि आदिवरा की उपाधि किसे दी गई है? जी वत्सराज नहीं है आपका आंसर, वत्सराज आप चेंज कर लीजिए, भोजराज होगा, भोज प्रथम होगा इसका आंसर। और भोज प्रथम के नाम से मिहिर भोज को जाना जाता है। किसे? ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मिहिर भोज को भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है। और इनकी उपाधि थी आदिवरा की। किसकी उपाधि मिली इन्हें? आदिवरा की। और ये जानकारी भी हमें कौन सी प्रशस्ति देती है? तो ग्वालियर प्रशस्ति देती है। ठीक है, इसके अलावा एक घटियाला अभिलेख के बारे में बता दो। इसकी प्रतिहारों की जानकारी हमें किस वक्त से मिलती है? इनको गुर्जर कहा गया है। कहाँ, कौन सा अभिलेख है? भोजराज है मैम, जी भोजराज। और इसे क्या कहा जाता है? मिहिर भोज भी कहा जाता है। तो मैं आपसे क्या पूछ रही थी कि घटियाला बता दो कि घटियाला अभिलेख कहाँ का है? घटियाला कहाँ का अभिलेख है? क्योंकि इनकी जानकारी घटियाला से तो ये बहुत संबंध रखते हैं, है ना। प्रतिहारों की पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको घटियाला में। हरिवंश, हरिश्चंद्र से लेके कुक्कुट तक जानकारी मिलती है घटियाला अभिलेख में। और घटियाला अभिलेख कहाँ का है? आपको जगह का नाम बताना कि घटियाला अभिलेख कहाँ का है। सॉरी गलत, नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज है ना पहले ही बता दूंगी कि मैं कल कौन सा वंश पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आप एक बार पढ़ के आओगे तो शायद आपके आंसर्स गलत बहुत कम होंगे, है ना। कोई बात नहीं है, लेकिन आप अभी याद कर लीजिएगा कि ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय लिखी गई थी, जिसे भोज प्रथम कहा जाता है। तो घटियाला अभिलेख मंडोर कहां से है? मंडोर, जो किसकी पहली राजधानी होती है? प्रतिहार वंश की पहली राजधानी होती है क्या? मंडोर होती है। और ये घटियाला अभिलेख भी मंडोर से संबंध रखता है। अगला, अच्छा ये गुहिल आ गया, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो आज सारा मैंने प्रतिहार के बारे में जानकारी ले ली और थोड़ी बहुत जनपदों के बारे में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको भी हमने देखा था। तो आज का सेशन तो इन क्वेश्चंस के साथ एंड होता है, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो एक बार फटाफट बोल दो, मैं देख लेती हूँ। मंडोर जोधपुर, जी मंडोर जोधपुर। कोई डाउट है आप लोगों को तो एक बार बता देना कि हाँ हमें कोई डाउट है। नो मैम, क्लियर। चलो ठीक है, क्लियर है। तो फिर आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है। तो फिर चलती हूँ, थैंक यू। अच्छा, कल का टॉपिक पूछ रहे हैं ना आप? कल का टॉपिक मेवाड़ पढ़ के आना। क्या पढ़ेंगे हम? मेवाड़। कल हमारी क्लास डेली होती है 7 से 8 के बीच में। कब होती है? हमारी क्लास का टाइमिंग है 7 से 8 के बीच में। कल हम पढ़ेंगे मेवाड़ को। किसे पढ़ेंगे? मेवाड़। और कल आप मेवाड़ पढ़ के आएंगे, है ना।
और कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं है तो एक बार ओके बोल दो कि हाँ कोई डाउट नहीं है ना। कल हम पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। क्लियर? नो मैम। ओके।